गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो अपना चैप्टर है वो है मटेरियल। कुछ चीज़ें हमने कल पढ़ लिया था मटेरियल में एंड कुछ चीज़ें हम अभी करेंगे। ठीक है, चलो मटेरियल में हमने मटेरियल कॉस्ट में हमने पहले तो मटेरियल कॉस्ट पढ़ा था कि मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं मटेरियल कॉस्ट निकालते टाइम। ओके, सॉरी। दूसरा, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में इन्वेंट्री रेशियो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ईओक्यू पे थे, करेक्ट। ईओक्यू में मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला मेथड होता है। ये कब लगता है? जब प्राइस कांस्टेंट हो, एक सिंगल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, प्राइस कोई रेंज में नहीं दिया है। अभी दूसरा मेथड देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था ईओक्यू का? 2AO डिवाइड बाई सी रूट ओवर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया था, कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे टेबुलर मेथड पे। इसको ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ क्लास के स्टार्टिंग में। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। हम्म। कल एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला था मटेरियल कॉस्ट का है, बट वहां पे ईओक्यू भी पूछा है, वो क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, HBL लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट M। ठीक है, HBL क्या बनाता है? M बनाता है। विच हैज क्वार्टरली डिमांड ऑफ 20,000। तो पूरे साल में कितना बनाता होगा? क्वार्टरली अगर 20,000 बनाना है तो 80,000। Each product require 3 kg and 4 kg of X and Y। हम क्या बनाते हैं? M। हम बनाते हैं एक प्रोडक्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है RTP नवंबर 19। हम बनाते हैं एक M, तो उसका एनुअल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 4, 80,000। इसको बनाने के लिए दो मटेरियल लगता है, एक्स वाई। एक्स एट द रेट 3 kg, ये एट द रेट 4 kg। सॉरी, एक्स कितना लगता है? तो एक यूनिट बनाने में 3 kg, वाई 4 kg। ठीक है, आ जाओ जरा। एक्स इज सप्लाइड बाई लोकल सप्लायर एंड कैन बी प्रोक्योर्ड एट फैक्ट्री स्टोर एट एनी टाइम। एक्स किसी लोकल सप्लायर से मंगाते हैं, जब चाहिए तब आ सकता है, उसको स्टोर करने की यानी कि जरूरत नहीं पड़ती होगी, है कि नहीं? सीधा हमारे फैक्ट्री में लाके पहुंचा जाता है। हिंस नो नीड टू कीप इन्वेंट्री फॉर एक्स। एक्स को रखने की जरूरत नहीं है। एक्स की स्टॉक जब भी हमें चाहिए फोन लगाएंगे, फटाक से इन्वेंट्री आ जाएगा। मटेरियल वाई इज नॉट लोकली अवेलेबल। मटेरियल वाई जो है
वो नहीं मिलती लोकली, उसको मंगाना पड़ता है। इट रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट, स्पेशली डिजाइन ट्रक कंटेनर विथ कैपेसिटी टेकन। दूसरे स्टेट से मंगाते हैं, और जिस कंटेनर में मंगाते हैं, स्पेशल ट्रक में मंगाते हैं, वो 10 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। एक कंटेनर में कितना आ सकता है? 1 टन, 10 टन। 1 टन अगर 1000 kg है तो 10 टन कितना होगा? 10,000 kg, है कि नहीं? चलो, परचेज प्राइस दिया है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, अभी जीएसटी नहीं जुड़े हैं। रेट ऑफ जीएसटी दिया है। अच्छा, जीएसटी को कॉस्ट में कब जोड़ते हैं? जब नॉन रिफंडेबल हो, है कि नहीं? यहाँ देखो जरा, कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन जीएसटी। तो जीएसटी पे क्रेडिट मिल रहा है, जब आपको रिफंड मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? फ्रेट देखो, फिक्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें कोई फ्रेट नहीं लगता। क्यों? वो मटेरियल सप्लाई कर जाता है ना हमारे फैक्ट्री गेट पे, एक्स। अभी हमने देखा था, वाई मंगाते हैं, पर ट्रिप 28,000 पड़ता है ना? देख लेंगे कितने ट्रिप में मंगाना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि आप एक ट्रिप में एक आइटम मंगाओ, या पूरा जो क्वांटिटी वो ले आ सकता है 10,000, 10,000 मंगाओ, 28,000 रुपया लगेगा लगेगा, ठीक है? लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट, मटेरियल ट्रांजिट में इतना खराब हो जाएगा और प्रोसेस में इतना खराब हो जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल लॉस मानेंगे कि अब नॉर्मल लॉस? अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड एज्यूम एज अ नॉर्मल लॉस, जब तक कुछ ना बोल दे अलग से कि अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस मानेंगे, ठीक है? चलो, उसके बाद द कंपनी हैज टू पे 15% पर एनम टू बैंक फॉर कैश क्रेडिट अवेलेबल। पता है ये है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ये क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में हमने देखा था क्या, एक इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। जो इन्वेंट्री हम यूज कर रहे हैं, उसको खरीदने के लिए कहीं से लोन लेंगे, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, और वो जो है वो हमारा कैरिंग कॉस्ट है। एक्स में तो नहीं लगेगा। क्यों? एक्स को रखने की जरूरत नहीं है, जब चाहिए तभी खरीदना है, कोई कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगता। इन्वेंट्री में फंसा के नहीं रखना पड़ेगा पैसा, पर वाई को खरीद के रखना पड़ेगा, है कि नहीं? वाई तो हम कहीं और से मंगाते हैं ना, तो उसमें लगेगा ये कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट पर केजी निकालिए एक्स एंड वाई का, ओके? और दूसरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। आ जाओ, एक्स वाई कितना मटेरियल चाहिए? देखो 80,000 बनाने हैं ना, एक्स 3 kg लगता है एक में, तो इतना तो चाहिए बनाने के लिए एक्स। सिमिलरली वाई, पर बताओ, इतना तो बनाने के लिए चाहिए, पर इससे ज़्यादा खरीदना पड़ेगा ना। क्यों? रास्ते में कुछ नुकसान भी तो हो जाएगा, लॉस दिया है, प्लस बनाते टाइम भी कुछ नुकसान हो जाएगा, तो खरीदेंगे हमेशा इससे ज़्यादा। तभी तो रास्ते का नुकसान काटने के बाद, बनाते टाइम जो लॉस होगा वो काटने के बाद, इतना यूनिट बचे नेट में, क्योंकि इतना यूनिट चाहिए हमें बनाने के लिए, तो ऐड कर दो इसमें। हमें निकालना है कितना हम परचेज कर रहे हैं। क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, बताओ। ट्रांजिट कितना है? 2%। एक्स का है, ट्रांजिट में कुछ नहीं, एंड प्रोसेस में है 4%।
चलो 4%, किसका 4%? जो खरीद के लेके आ रहे हैं उस पे 4%, कि जो बच गया है 2,40,000 उस पे 4%। कुछ ना बोले क्वेश्चन, तो जो खरीद के लेके आ रहे हैं ना टोटल क्वांटिटी, ये जो परचेज्ड क्वांटिटी है, ये जो परचेज क्वांटिटी आएगा ये इसका 4%। पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बोला है। क्या बोला है? बोला है कि जो लॉसेज है ना, ये स्टार मार्क करके, ऑन परचेज्ड क्वांटिटी, जो खरीद के लेके आ रहे हैं उस पे। तो आ जाओ यहाँ पे, ये ये अगर 100 खरीद के लाते होंगे तो 4 नुकसान हो जाता होगा, है कि नहीं? 4% लॉस है ना, तो बच के कितना आता होगा? 96। तो क्या ये 96 अगर 2,40,000 है तो 100 कितना? अगर आप समझो सिंपल भाषा में, तो 100 खरीद के लाते होगे तो 4 नुकसान हो जाएगा, तो 96 बचेगा, है कि नहीं? अपने पास कितना है? ये 2,40,000। अगर 2,40,000 96% है तो 100% कितना है? सिमिलरली उसका देखो, अगर 100 लाते होंगे वाई का, तो पहले 2% इसका, यानी कि 2 यूनिट का ट्रांजिट में लॉस, फिर 5% इसका प्रोसेस में लॉस, 100 का 5 तो बचता कितना होगा? 93। 93% आइटम बचता होगा। अगर ये 3,20,000 93 है ना, तो 100 कितना? ठीक है। अब इसका जो हम निकाल चुके, इसका 2%, दिस इज द केस। ठीक है। कितना आइटम हमें परचेज करना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट के लिए ये पहले वर्किंग नोट लिख लेना, कॉस्ट पर यूनिट के अंदर। अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? एक तो परचेज प्राइस, है ना? कितना है रेट? एक्स का है 140, तो 2,50,000। वाई का है 6,40,000। 640 इंटू, बताओ जीएसटी जोड़ोगे क्या? नहीं, क्यों? जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है अपने आप हमको। फ्रेट जोड़ोगे क्या? सारे वो खर्चे जो कि प्रेजेंट लोकेशन पे, कल ही पढ़ाया था ना, स्टोर डिपार्टमेंट तक ले आने के, सब जोड़ते हैं। फ्रेट इसमें कुछ नहीं है, पर इसमें है। कितना है देखते हैं। हमें कितना मंगाना है? इतना मंगाना है ना। कितने बार ट्रिप लगानी पड़ेगी बताओ? नंबर ऑफ ट्रिप कितना आएगा? कहता है कि एक बार आप मंगाते हो 10 टन। 10 टन मतलब 1 टन 1,000, तो 10 टन 10,000, 10,000 kg। तो नंबर ऑफ ट्रिप इतना मंगवाना है, डिवाइड बाई 10,000। बताओ 34.41 पर आ रहा है नंबर ऑफ ट्रिप। अब बताओ सॉरी, इसका मतलब क्या है कि 34 ट्रिप तो चाहिए चाहिए, और जो 35th ट्रिप आएगा ना, उसका 41% स्पेस में आ जाएगा वो चीजें। इसका इंटरप्रिटेशन यही है। तो यानी कि हमारे को क्या बोला था कि आप एक मंगवाइए या पूरा मंगवाइए?
पूरी पैसा लगेगा। याद आ रहा है क्वेश्चन में रीड करे थे हम, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल 35 ट्रिप का पैसा लगेगा। 34 में तो आएगा नहीं, थोड़ा आइटम बच रहा है ना, ये पॉइंट में बच रहा है ना, इतना 0.41 का मतलब क्या, एक ट्रिप का 41% जो है उतना मंगवाना पड़ेगा। तो चलो ये दैट इज, और 35 ट्रिप लिख सकता हूं, तो फ्रेट कैसे निकलेगा, 28,000 पर ट्रिप है ना। ये टोटल कॉस्ट यूनिट, बताओ यूनिट में क्या लेते हैं, ये परचेज यूनिट जितना खरीद के लाए, कि नॉर्मल लॉस घटाने के बाद, ये जो ऊपर का यूनिट है लॉस घटाने के बाद, वो कल क्या पढ़ा था, टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस यूनिट घटा देते हैं, है ना। तो यूनिट में तो ये आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ बताओ। ठीक है, चलो पहला ए नंबर रिक्वायरमेंट। बी नंबर में क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2AO डिवाइड बाई सी, है ना। सॉरी, चलो एक्स का निकालते हैं, फिर वाई का निकालते हैं। 2, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट हमेशा परचेज्ड क्वांटिटी का, है ना, कल ही बताया था, कंज्यूम्ड का नहीं, परचेज का। ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, जीरो। कैरिंग कॉस्ट जीरो, तो टोटल में क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक्स का आएगा नहीं, एक्स का आप नील लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स में तो ना ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना कैरिंग कॉस्ट है। और वाई का आएगा, वाई का कितना आएगा, 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 344। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 28,000। कैरिंग कॉस्ट बताओ, 15% तो है। कैरिंग कॉस्ट किस पे अप्लाई करते हैं, परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस कितना है, 640। यहाँ पे इंस्टीट्यूट से एक गलती हो गई है सॉल्यूशन में, कैरिंग कॉस्ट इंस्टीट्यूट ने अप्लाई कर दिया है कॉस्ट पर यूनिट पे, इस पे 691 पे। बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि इसमें फ्रेट चार्जेज भी है, और हमारे फार्मूला में ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलरेडी अलग से लेते हैं इस फार्मूले में। इसीलिए सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग जब अलग से ले रहे हैं, तो परचेज में क्या होना चाहिए, सिर्फ परचेज प्राइस, नॉट टोटल कॉस्ट, है कि नहीं, सिर्फ परचेज प्राइस, पर यहाँ पे टोटल कॉस्ट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अगर सॉल्यूशन में, तो इंस्टीट्यूट ने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, कि 15% कहाँ लगाया है, तो 15% टोटल कॉस्ट पे लगाया है, जो कि इतना बनाया है। ठीक है, बट ये अप्रोच गलत है। कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज किस पे अप्लाई करते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज हमेशा अप्लाई करते हैं परचेज प्राइस पे,
कॉस्ट पर यूनिट में नहीं। कॉस्ट पर यूनिट में ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ा है, समझ रहे हो। या फिर आप एजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि कैरिंग यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट जो भी है ये बताया ही नहीं कि इसका 15%, तो आप ये भी लिख के ले सकते हो कि हमने कॉस्ट पर यूनिट में नहीं। बट बेटर क्या है, बेटर ऑलवेज परचेज प्राइस पे आप निकालिए। अब आते हैं EOQ, जब दूसरा इन केस ऑफ डिस्काउंट। देखो, अलग अलग क्वांटिटी परचेज करोगे तो अलग अलग प्राइस लगेगा। अगर वेंडर ऐसा कहता है कि आपको डिस्काउंट ऑफर करता है, तो हमें EOQ पता है। EOQ कहाँ पे आएगा, जहां मटेरियल कॉस्ट सबसे लो हो, मटेरियल कॉस्ट जहां सबसे कम हो, उसी को बोलेंगे EOQ। क्योंकि हर एक ऑर्डर क्वांटिटी पे प्राइस अलग है, तो परचेज प्राइस भी अलग आएगा, ऑर्डरिंग कैरिंग अलग आएगा, है कि नहीं। तो EOQ किसको बोलेंगे, जहां पे मटेरियल कॉस्ट सबसे कम आए। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड, टेबुलर मेथड है। देखो, एक्स लिमिटेड हैज रिसीव ऑफर ऑफ डिस्काउंट। प्राइस क्या है डिस्काउंट होने की वजह से, देखो लेस देन 500 खरीदोगे तो 12 से, इस रेंज में खरीदोगे 500 है या उससे ज़्यादा पर 1000 से कम, तो ये प्राइस लगेगा। 1000 या उससे ज़्यादा खरीदोगे एक बार में, तो ये प्राइस लगेगा। प्राइस चेंज हो रहा है ना, क्यों चेंज हो रहा है, ड्यू टू डिस्काउंट। इसी को मैंने बोला था ट्रायल एंड एरर मेथड से। जहाँ अलग अलग प्राइस दिया हो तो ट्रायल एंड एरर मेथड से बनेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है, यहाँ पे लिख ले। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 12 से, एंड कैरिंग कॉस्ट दिया है 20%। किस पे अप्लाई करते हैं, परचेज प्राइस पे। कहाँ है परचेज प्राइस, ये दिया हुआ। चलो, मस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल बताइए। अच्छा, ये पता है कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपके टेस्ट और नॉलेज का, इंस्टीट्यूट की बुक की। कैलकुलेशन आप लिखोगे, मस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल। ओके, देखो लेस देन 500, हर एक के लिए एक रेंज बना लो। लेस देन 500 क्वांटिटी के लिए 12 से लगेगा। लेस देन 500 कोई सा भी एक फिगर ले लो, लेस देन 500 में 100 ले लो, हर एक रेंज का एक उठाना है आपको। ठीक है, लेस देन 500 में आप 400 ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं। मैं लेस देन 500 तो 100 भी होता है, ये लेता हूँ। दूसरा 500 या उससे ज़्यादा बट लेस देन 1000, तो इसमें 500 ऑलरेडी इस रेंज में इंक्लूडेड है ना, तो 500 ले लेते हैं। अगला वैसे ही 1000 या उससे ज़्यादा बट 2000 से कम, तो 1000 भी इसी रेंज में आएगा। अगला वैसे ही 2000 या उससे ज़्यादा पर 3000 से कम, तो 2000, 3000। इसका मतलब सिर्फ पहला जो लेस देन का फॉर्मेट है, लेस देन में कोई ऐसा फिगर ले ले जो लेस देन 500 हो, और सारा तो नीचे वाला लेवल ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वही उठा लेंगे, है कि नहीं। आसान हो जाएगा, फ्रैक्शन में लोगे तो पॉइंट में आंसर आना लगेगा। और मैंने क्या बताया, किसको बोलेंगे, मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल, जहां पे आपका मटेरियल कॉस्ट सबसे कम हो, दैट इज परचेज प्राइस,
ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, तीनों जोड़ के वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट आता है ना। चलो पहले परचेज प्राइस सबका लिख लो। इसका है 1200, ठीक है। परचेज कॉस्ट बताओ, 1200 रुपया लगेगा। टोटल हमें साल में कितना खरीदना है, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है इस क्वेश्चन में, 5000। एक यूनिट का 12 से लगेगा, एक यूनिट का 12 से लगेगा, तो 5000 इंटू 12 से। वैसे ही यहाँ थोड़ा कम लगेगा, 11 से 80 इंटू 5000। वैसे ही उसमें 11 से 60 इंटू 5000। अगले में बताओ, 11 से 40 इंटू 5000। एक एक लाख की डिस्काउंट मिल रही है कि नहीं। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑर्डर वो कैसे निकलेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट साल में कितना चाहिए डिवाइड बाई क्वांटिटी, और एक बार में कितना मंगा रहे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इसका करना हो तो साल में 5000 मंगाना है, एक बार में 100 मंगाएंगे तो 50 आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200 रुपया। सिमिलरली और सारे का भी आप करो, ठीक है। 12,000, 6,000, 3,000, 2,000। कैरिंग कॉस्ट निकालो, ये कैसे निकलेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो कि कैसे निकलता है, जो भी परसेंटेज है उसको परचेज प्राइस से इनटू करके, है कि नहीं, इनटू हाफ ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, हाफ ऑफ क्वांटिटी। पहले में अगर निकालोगे तो परचेज प्राइस ये रहा 12 से, कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट है, 20%, करेक्ट, इनटू हाफ ऑफ क्वांटिटी कितना है 100, पहले में तो 100 मंगा रहे हैं ना, कितना आएगा जरा बताना, 12,000। सिमिलरली आप इन सारे का भी करो। अगले में परचेज प्राइस है 1180, इंटू 20% करोगे तो 236 आएगा, और क्वांटिटी कितना है 5 से, तो हाफ ऑफ क्वांटिटी करोगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगले में करो, 1160 का 20% इंटू, अगले में करो, ये आएगा 3,36,000।
बताओ कौन से में सबसे कम आ रहा है? तो ये आ रहा है सबसे कम, ये। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए? 1000 यूनिट। ठीक है, इस रेंज में सबसे कम आ रहा है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ होना चाहिए? इस रेंज में, 1000 से लेके 2000 के भीतर, तब सबसे सस्ता आएगा। समझ रहे हो? अच्छा, और भी कुछ पूछा है ना। 1000 यूनिट आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द, और कॉस्ट कितना है ये। ठीक है, अगले में पूछा है व्हाट विल बी योर आंसर टू अबव इफ देयर इज नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट मतलब फॉर्मूला मेथड से, एंड ऑफर प्राइस इज 1500, तो ईओ क्यू क्या आ जाएगा? 2AO डिवाइड बाई सी। 5000 है, 1200 है, एंड 20% किसका? 1500 का। करो। टू 200 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया नाम से। 58 प्लस 6000 प्लस 5922। चलो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। 5922। ठीक है, मैंने किसी और का जोड़ दिया था इसमें। ठीक, ऐसे बनता है डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, अलग अलग प्राइस रेंज होंगे। और आगे देखते हैं क्वेश्चंस थोड़े। अच्छा, ये बताओ, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रहा ऑर्डर साइज, सेम वैसे ही है। इसके लिए 0 to 49 है, कोई भी एक ले लोगे, 40 ले लोगे। 50 to 99 है, 50 ले लोगे। इसमें 100 ले लेना, इसमें 200 ले लेना। ये बन गया आपका अलग अलग। डिस्काउंट दिया है, प्राइस नहीं दिया है, पर प्राइस कहाँ दिया है? द कॉस्ट ऑफ सिंगल प्राइस विथ नो डिस्काउंट 30। अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है तो प्राइस कितना होता है? 30 नॉर्मल प्राइस। तो 0% डिस्काउंट में 30 होगा। यहाँ 5% डिस्काउंट है तो 30 रुपया परचेज प्राइस है। 5% डिस्काउंट, तो 30 का माइनस करोगे 5%, कितना आएगा? 10%, 27, 12%, 26.5 बन गया प्राइस। अब प्राइस भी है, रेंज भी है, आराम से आप निकाल सकते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 250। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 20। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 4। है कि नहीं? चलो, बना लोगे। उसके बाद पूछता है कि अगर डिस्काउंट नहीं हुआ तो कितना लगेगा। डिस्काउंट नहीं हुआ तो नॉर्मल, एक तो पहला रेंज में जो कॉस्ट आ रहा है वो, या फिर ईओ क्यू के मेथड से आप निकाल सकते हो, 2AO डिवाइड बाई सी करके। ठीक है, ऐसे कर लेना। देखो, क्वेश्चन नंबर क्वांटिटी 40 रखोगे, 50 रखोगे, 100 रखोगे, 200 रखोगे। परचेज प्राइस क्या लिखोगे? 40 के लिए 30, इसके लिए 27, 28.5, इसके लिए 27, 26.4। ठीक है, अब निकालो परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी नंबर में कैरिंग कॉस्ट, एंड जोड़ो, जिस पे भी सबसे कम है दैट विल बी आवर परचेज क्वांटिटी।
उतना हमें परचेज करने पे मोस्ट इकोनॉमिक पड़ेगा। समझ रहे हो? अच्छा, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है क्वेश्चन में? 2 से 50। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 20। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 4। निकालो। 2 से 50 इंटू 30 रुपीज़, 2 से 50 इंटू 28.5, है ना? चलो एक किसी का मैं कर देता हूँ और आगे आप कंटिन्यू कर लेना एज इट इज। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? 2 से 50 डिवाइड बाई एक बार में 40 मंगाएंगे तो इतना, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट सर 4 रुपीज़ है, इंटू हाफ ऑफ क्वांटिटी। हाफ ऑफ क्वांटिटी कितना है? 40। बताओ फटाफट। सिमिलरली आप सब में डाल लेना, जिसमें सबसे कम है दैट विल बी योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा, बुक में नहीं है इंस्टीट्यूट के, पर मेरे बुक में। आ जाओ ये वाला देखते हैं। द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी इज 20,000 यूनिट। ये क्वार्टरली प्रोडक्शन है किसका? फिनिश गुड्स का। तो एनुअल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 80,000। इच यूनिट रिक्वायर दिस मच रॉ मटेरियल। हमें तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसका पड़ रहा है? रॉ मटेरियल का। कितना परचेज करके लानी चाहिए? तो देखो, अगर 20,000 80,000 है प्रोडक्शन, तो एनुअल कंजम्पशन कितना होगा? 80,000 इंटू 0.5, 40,000। यही है हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट। हाँ, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट 100। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 2। लीड टाइम फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 36। इसका अभी देखते हैं क्या काम है। सेफ्टी स्टॉक दिया है। सेफ्टी स्टॉक मतलब मिनिमम स्टॉक कि इसके नीचे हम नहीं आने देते। इन्वेंट्री लेवल पे अभी ये सारे पढ़ेंगे डिटेल में, लीड टाइम के बारे में, सेफ्टी स्टॉक के बारे में। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं, बस ऐसे ही दिया हुआ है। कंपनी विल बी एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट। देखो, इतना इतना क्वांटिटी के रेंज में ऑर्डर करते हो तो ये डिस्काउंट मिलेगा। करेक्ट? ठीक है, पूछा है कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट। अच्छा, रीऑर्डर पॉइंट पूछा है। ये हम इन्वेंट्री लेवल अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे तो आराम से आपसे हो जाएगा। मेरे को क्या करवाना है? पॉइंट नंबर बी, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज। देखो कह रहा है एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें क्या होना चाहिए? प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट में क्या परचेज प्राइस भी लेंगे? वैसे अगर कुछ ना बोले तो हमें एजुम्पशन लेना पड़ेगा, परचेज कॉस्ट भी लेना पड़ेगा। सिर्फ प्रोक्यूर करने का नहीं, ऑर्डरिंग करने का नहीं, परचेज प्राइस भी। बट यहाँ पे तो परचेज प्राइस दिया ही नहीं है, तो संभव नहीं है, तो मान के चलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट है बस प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट लेना है, कैरिंग कॉस्ट लेना है, एंड डिस्काउंट जो भी है उसको कंसीडर करके, यानी कि उसको घटा देना है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालिए, कैरिंग कॉस्ट निकालिए, डिस्काउंट घटाइए। कब? इफ ऑर्डर इज टू बी प्लेस वंस, एक बार प्लेस करे तो, 2, 4 एंड 6 इन अ ईयर। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 हो, करेक्ट,
नंबर ऑफ ऑर्डर 1 बोल रहा है 2 और क्या 4 and 6। 1 2 4 6 क्वांटिटी। एक बार करेंगे तो पूरा 40,000 मंगानी पड़ेगी, 2 बार करेंगे तो 20,000 करके आएगा, 4 बार करेंगे तो 10,000 एंड 6 बार करेंगे तो राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इतना। इस क्वांटिटी पे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है हमें क्वेश्चन में। बी नंबर कैरिंग कॉस्ट निकालना है। और डिस्काउंट घटाने के बाद आफ्टर एडजस्टिंग डिस्काउंट यही आएगा ना टोटल। चलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएगा, इसमें तो 1 है, यहाँ लिखा हुआ ही है। पर ऑर्डर कितना कॉस्ट आता है, पर ऑर्डर कॉस्ट कितना है, पर ऑर्डर है 100, तो यहाँ पे 100, 2 बार करेंगे तो 200, 400, 600। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, तो कैरिंग कॉस्ट इंटू हाफ ऑफ क्वांटिटी। इसमें 40,000 क्वांटिटी है तो हाफ कितना हो जाएगा 20,000, और कैरिंग कॉस्ट कितना है 2। अच्छा, इसका बताओ 10,000 है, हाफ ऑफ क्वांटिटी कितना आएगा 5,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 2, 10,000 हो गए। ये बताओ, अच्छा डिस्काउंट बताओ। अगर हम 40,000 मंगाते हैं एक बार में, ठीक है, तो कौन से प्राइस रेंज में पड़ेंगे, इसमें पड़ेंगे ना। 40,000 मंगाते हैं तो इतना डिस्काउंट मिलेगा कि 40,000 तो इसी में है 4,000। दूसरे में हम 20,000 मंगा रहे हैं, 20,000 मंगाए तो हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो लिखा है 16,000 से 30,000 मंगाओगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा 3,200। वैसे ही 10,000 का देखो, देखो 8 से 16,000 मंगाओगे तो 2,000 मिलेगा, तो 10,000 भी तो इसी रेंज में पड़ता होगा ना। एंड अगला है 6,667। बताओ, ये सेकेंड वाले में पड़ता होगा, 6,000 से लेके 8,000 मंगाओगे तो 400 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आराम से यहाँ पे कर लेना। मैंने ऐसे, ये यहाँ पे फॉर्मेट है कैसे, हॉरिजेंटल, मैंने बना दिया है वर्टिकल। बताओ जरा 36,100 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेंट्री लेवल। मान लेते हैं, एक ग्राफ में आपको दिखाता हूं। ये जो लेवल है इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, तो ये वो लेवल मान लेते हैं जहां पे आप जैसे इन्वेंट्री घटते घटते आएगा तो वहां पे आते ही आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि
आप ऑर्डर करोगे 2-3 दिन, मान लो 3 दिन लगते हैं आने में, तो 3 दिन और कंज्यूम होगा, है कि नहीं? फिर कुछ मिनिमम बचेगा, है कि नहीं? रीऑर्डर लेवल वो है जहां पे आते ही आप क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं फिर से इन्वेंट्री खरीदने का। तो जैसे ही इन्वेंट्री घटते 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 घटते, थोड़ा अच्छा नहीं हुआ ड्राइंग, जैसे इन्वेंट्री घटते 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 यहाँ पे आएगा, आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे यहाँ पे। पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, मान लो जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया वो था मंडे, ठीक है, एंड जिस दिन ऑर्डर आता है वो है थर्सडे। मंडे ऑर्डर प्लेस करने पे थर्सडे आता है, तो जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया और भी तो कंज्यूम हो रहे होंगे, थर्सडे जब तक ऑर्डर आ ना जाए जो अपने पास स्टॉक है उसी में से हम खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो और घटते जाएगा लेवल, है कि नहीं? एंड जैसे थर्सडे आएगा नया इन्वेंट्री आएगी, है कि नहीं? और नया इन्वेंट्री आते ही इन्वेंट्री का लेवल बढ़ जाएगा। ये क्या है, न्यू क्वांटिटी ऐड हुआ, इसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जितना हमने ऑर्डर किया है, तो जैसे ही वो दिन आएगा जिस दिन इन्वेंट्री आनी है, आते ही इन्वेंट्री का लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं, स्टॉक अपने पास ज्यादा हो गया, इसको बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर किया, थोड़ा और कंज्यूम हुआ, जब तक आया नहीं घटते गया अपना इन्वेंट्री का लेवल, जिस दिन आया उस दिन इन्वेंट्री जिस लेवल पे होता है ना, दैट इज मैक्सिमम लेवल, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये ये कि रीऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस किया, घटते घटते कहाँ तक गया, तब तक इन्वेंट्री आ जानी चाहिए, तो ये है मिनिमम लेवल। देयर इज नॉट मच मोर डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक। थ्योरेटिकली एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, इसी को सेफ्टी स्टॉक भी बोल सकते हैं। मिनिमम या सेफ्टी स्टॉक वो लेवल है जिससे नीचे इन्वेंट्री नहीं आनी चाहिए, वहां तक कंज्यूम होते होते नया फ्रेश इन्वेंट्री आ जाए, जैसे हमारे केस में भी फ्रेश आ गया और लेवल बढ़ के कहाँ पे चला गया, तो ये मैक्सिमम लेवल पे चला गया है। समझ समझ रहे हो? इससे भी एक छोटा लेवल होता है, पहले इतना पढ़ते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या है, वो लेवल जहां पे इन्वेंट्री हम ऑर्डर कर देंगे, कैसे निकलता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम मतलब डिलीवरी टाइम, कितना दिन लगेगा। मिनिमम का मतलब कम से कम इतना दिन तो लगता है, मैक्सिमम मतलब अगर डिले हो गया तो लास्ट से लास्ट कितने दिन में रिसीव हुआ है। हमारे केस में क्या था, ये जो थे कि मंडे लगेगा, मंडे ऑर्डर प्लेस करे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे को ऑर्डर आएगा। हमारे केस में 3 डेज जो क्या था, ये है लीड टाइम, इसी को बोलते हैं आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि मैक्सिमम रेट से अगर कंज्यूम करे और मैक्सिमम दिन लग गया आने में, उतना कम से कम लेवल होना चाहिए जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला है इसका, मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। इसी को हम नॉर्मल यूसेज भी बोल सकते हैं, नॉर्मल यूसेज बोलो या फिर एवरेज यूसेज बोलो, ठीक है। ये कैसे नॉर्मल यूसेज कैसे निकलता है, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। या फिर ये कैसे बना है कि मिनिमम जितना लेवल चाहिए, मिनिमम लेवल जितना चाहिए उतना तो होना ही चाहिए, एंड प्लस
जितना दिन आने में लगता है लगभग एवरेज, उतने दिन के लिए एवरेज कंजम्पशन होना चाहिए। एक और फार्मूला है, मैंने आपको क्या बोला था कि मिनिमम लेवल को ही आप सेफ्टी स्टॉक भी मान सकते हैं। सेम एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, चलिए दूसरा इसी से निकलेगा मिनिमम लेवल। कैसे निकलेगा? तो देखो, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो इसी को ब्रेक करोगे तो मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, थर्ड, पता है इसी में सेफ्टी स्टॉक का भी फॉर्मूला था ना, कि रीऑर्डर लेवल इजकल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। इसको ब्रेक करोगे तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा? सेफ्टी स्टॉक इजकल टू, क्या सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम लेवल में बोल नहीं रहा हूं, थ्योरेटिकली दोनों सेम ही है। एक और फार्मूला है सेफ्टी स्टॉक का, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे जहां पे आएगा वहां पे बता दूंगा, अभी ये स्ट्रेस ना लो आप लोग। ठीक है, अगला एक फार्मूला है मैक्सिमम लेवल। अच्छा, मैक्सिमम लेवल बताओ। मैक्सिमम लेवल सर वो कि रीऑर्डर लेवल पे जब था तब हम इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें रिसीव होता है, जितना आया उसको रिसीव बोलते हैं, प्लस उन दौरान जितने दिन में वो आने वाला था, मंडे को ऑर्डर करे थे, थर्सडे आया था ना, इतना लेवल पे ऑर्डर करे थे, आते ही इतना और क्वांटिटी ऐड हो गया, पर मंडे टू थर्सडे में कंजम्पशन भी तो हुआ है, कुछ खर्च भी तो हुआ है। तो मिनिमम से मिनिमम जो खर्च हुआ है ना, उतना घटाने के बाद एक प्रूडेंस नहीं होता कि कम से कम इतना तो खर्च होगा ही होगा। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, अगला है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल को ही इमरजेंसी स्टॉक भी बोलते हैं। ये है एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम या फिर डेंजर लीड टाइम। कि अगर अति फास्ट से फास्ट नहीं होता कि स्टॉक आउट होने वाला है, बिल्कुल स्टॉक नहीं है, एकदम अर्जेंट से अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन में भी मंगाना पड़ा, तो कितना दिन लगेगा मंगाने में, कि इमरजेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट में भी अरेंज करना पड़ा, दैट इज इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम ये कहाँ होता होगा? तो ये इससे भी नीचे लेवल है, यहां पे मान लेते हैं ये है डेंजर लेवल। डेंजर स्टॉक से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए, डेंजर स्टॉक से भी नीचे स्टॉक आ गया और आपने ऑर्डर नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। आप ऑर्डर करोगे जब तक आएगा उससे पहले ही कंज्यूम्ड हो जाएगी, स्टॉक आउट हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक आउट का भी एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, बुक में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अगला देखो, एवरेज लेवल। एवरेज लेवल कैसे निकलेगा? तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, या फिर दूसरा तरीका मिनिमम लेवल की इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम लेवल, प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, कि ऑन एन एवरेज इतना ऑर्डर करते हैं उसका हाफ, दैट इज ऑन एन एवरेज इतना तो रहता ही है, और मिनिमम तो हमें रखना ही रखना है। अब देखो जब तक क्वेश्चन रीऑर्डर क्वांटिटी एंड ईओक्यू अलग अलग ना दे, ईओक्यू क्या, कितना हमें ऑर्डर करना चाहिए एक बार में,
रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना हम ऑर्डर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो दोनों सेम होता है। तो जहां भी रीऑर्डर क्वांटिटी है वहां ईओक्यू भी लिख लो। ठीक है। अगर अलग अलग है तो रीऑर्डर क्वांटिटी यूज करना है, पर रीऑर्डर क्वांटिटी अलग से नहीं दिया है तो ईओक्यू जो होगा उसी को यूज कर लेंगे। मानेंगे इतना ईओक्यू है, हम इतना ही मंगवाते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखें। दो कंपोनेंट है ए एंड बी, नॉर्मल यूसेज दिया है, नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, यानी कि मैक्सिमम कंजम्पशन भी दिया है, मिनिमम कंजम्पशन भी दिया है, नॉर्मल कंजम्पशन भी दिया है। ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी भी दिया है दोनों का, रीऑर्डर पीरियड भी दिया है। रीऑर्डर पीरियड मतलब लीड टाइम, डिलीवरी टाइम। ए का इतना है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है लीड टाइम। बी का ये मिनिमम लीड टाइम, ये मैक्सिमम लीड टाइम। कैलकुलेट कर क्या करना है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक। चलो, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था आपके बुक का, इलस्ट्रेशन 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले में पूछा है रीऑर्डर लेवल। बताओ फटाफट, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन। आप पूरा लिखना, मैं मैक्स मैक्स लिख रहा हूँ, दैट इज शॉर्ट फॉर्म मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू, चलो मैं भी मैक्सिमम लिखता हूँ पूरा, मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, ए बी। ए का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? अच्छा, ए और बी दोनों का सेम ही दिया है, मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग नहीं दिया है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 75। लीड टाइम बताओ। ए का देखो मैक्सिमम लीड टाइम दिया है 6 वीक, और बी का लीड टाइम है 2 और 4, तो मैक्सिमम कितना है? 4। 450, 300। दूसरे में क्या पूछा है? मिनिमम लेवल। अच्छा बताओ मिनिमम लेवल कैसे निकलता है? अभी हमने पढ़ा ना कि सर रीऑर्डर का एक फार्मूला है, मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल अभी निकाले हैं ना ऊपर, 450। एवरेज कंजम्पशन बताओ, दिया हुआ है ना, एवरेज कंजम्पशन नॉर्मल यूसेज को, नॉर्मल को एवरेज बोलते हैं, 50। एवरेज लीड टाइम बताओ, लीड टाइम है मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, तो एवरेज कितना आएगा? 4 + 6 डिवाइड बाई 2, कितना? 5। सिमिलरली इसका 300 माइनस 50 इंटू लीड टाइम बी का बताओ, 2 और 4 का एवरेज कितना आएगा? 3। इतना आसान है, आप लोग पता नहीं इतना बड़ा क्यों समझते हो। थर्ड में क्या पूछा है? मैक्सिमम लेवल। थर्ड में पूछा है मैक्सिमम लेवल, ये कैसे निकलता है? रीऑर्डर लेवल लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी
माइनस, है ना, बताओ फटाफट, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ए का बी का रीऑर्डर लेवल इसका 450 है। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है ना 300, माइनस मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन बताओ, लिखा हुआ है 25, मिनिमम लीड टाइम 4, वैसे इसका 300 प्लस रीऑर्डर लेवल कितना है 500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन इसका भी इतना है, मिनिमम लीड टाइम है 2। कुछ नहीं किया मैंने इसमें निकालने के लिए, ठीक है। एक और चीज है ना, एवरेज स्टॉक, बताओ एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा। तो एवरेज निकालने के दो फार्मूले, एवरेज स्टॉक ये निकालने के दो फार्मूले, पहला क्या, अच्छा आपके मन में ये आ सकता है सवाल कि सर दोनों से निकाल देंगे क्या एग्जाम में, कि किसी एक से निकालने से चलेगा। किसी एक से भी निकालोगे फुल मार्क्स मिलेगा, दोनों से निकालोगे फुल मार्क्स मिलेगा, कोई फर्क नहीं। ए मिनिमम लेवल क्या था ए का, ये ना 200, मैक्सिमम लेवल 650, तो 200 प्लस 650 डिवाइड बाई 2, अच्छा दूसरे फार्मूले से निकालते तो कैसे निकालते, दूसरा फार्मूला था मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। कितना है रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी 300, तो ये कितना आता है, डेट सही है 350, ठीक है। आंसर मैंने किससे दिया है, तो आंसर मैंने वो एवरेज वाले फार्मूले से दिया है, ठीक है। दोनों से निकाल सकते हो एग्जाम में। वैसे बी का बताओ, बी का क्या होगा मिनिमम 150 है, मैक्सिमम 750 है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, कितना है 150 प्लस 750 900, दो से करोगे 450, ठीक है। दूसरे फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो। चलो कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगला जो अपना लेक्चर है तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, एंड जो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टोर लेजर का, काफी बढ़िया कंसेप्ट, आप लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ के, वेरी सिंपल, वो उसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।